आपको पढ़ा रहे थे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में सबसे पहले आपको क्या बताया था? पोलराइज स्टेट। फिर हमने आपको क्या बोला था? डीपोलराइज। फिर उसके बाद रिपोलराइज। फिर उसके बाद हाइपर पोलराइज। ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरी पे पीरियड आ जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाता था हमारा। क्लियर? हम आपको कुछ जाते जाते ग्राफ के बारे में बता करके गए थे, उसको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं ग्राफ। क्लियर? हमने ये कहा कि हमारे पास इनके बीच में और इनके बीच में एक ग्राफ जनरेट करना है, जो कि ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं बताइए? टाइम को लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिया? पोटेंशियल को लिया। क्या लिया? पोटेंशियल को लिया। पोटेंशियल हमेशा किस में लेंगे हम बताइए? मिली वोल्ट में। और टाइम हमेशा किस में लेंगे बताइए? मिली सेकेंड में। क्लियर? फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने क्या लिया? -70 मिली वोल्ट लिया। फिर यहाँ पे हमने कितना लिया? -55 लिया। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया? 0 लिया। फिर यहाँ पे हमने क्या लिया? +45। कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं प्लस में। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पे नजर आए। ये वाला जो पॉइंट आपको नजर आता है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं बताइए? RMP, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हम 55 को हमने क्या बोला था बताइए? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्लियर? फिर हमने ये कहा कि ये 0 क्या है हमारे पास? एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन है। ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट डीपोलराइजेशन हुआ करता था। क्लियर? फिर उसके बाद +45 में हमारे पास क्या आता था? +45 में एक्शन पोटेंशियल, या इसी को क्या बोलते थे? नर्व इम्पल्स। क्लियर? हमने यहाँ पे देखा ग्राफ के। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ग्राफ के, देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा उठता हुआ नजर आएगा। फिर ये जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आएगा। क्लियर? फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से थोड़ा सा और हमारे पास ग्राफ गिर गए होंगे। ये यहाँ तक के पीरियड को हमने क्या बोला था बताइए? यहाँ तक के पीरियड को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ तक के टाइम पीरियड को हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोला था। क्लियर? हमने बताया था कि दो अगर रेगुलर स्टिमुलस अगर हम दे रहे हैं, उनके बीच में टाइम गैप जो हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते थे। क्लियर? रिफ्रैक्टरी पीरियड की सबसे खास बात क्या होती थी? यही एक शायद वजह है बहुत ही ज्यादा फास्ट कंडक्शन करने के लिए। क्लियर? यानी फास्ट कंडक्शन के लिए हमारे रिफ्रैक्टरी पीरियड का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पे अगर स्टिमुलस मिला तो स्टिमुलस यहाँ से डीपोलराइज्ड हो गया होगा ना। यहाँ से यहाँ तक किसको बोला जाएगा? डीपोलराइज्ड बोलेंगे हम। फिर यहाँ से यहाँ तक नीचे आने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? इनको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक याद रखना है। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ तक नीचे की तरफ जो आ रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया है? हाइपर पोलराइजेशन। इसको हमने क्या बोल दिया बताइए? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है? कि जब कोई भी हमारे पास यहाँ पर -85 मिली वोल्ट अगर चला जा रहा था, तो उसे हम क्या बोलते थे? हाइपर पोलराइजेशन। क्लियर? हाइपर पोलराइजेशन में डेल्टा वी की वैल्यू आप हमें बता सकते हैं, -85 से लेकर के -90 मिली वोल्ट तक का हो जाता है। क्लियर? यहाँ पे ये किसी भी तरीके का न्यूरॉन क्या होता है? स्टिमुलस रिसीव नहीं करता, यानी स्टिमुलस यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? फिर हमने ये कहा था कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन के दौरान, आप जरा दिमाग लगा कर बताइए, डीपोलराइजेशन के दौरान हमारे पास कौन सा पंप बंद होगा कि क्लोज होगा? सोडियम पोटेशियम पंप या फिर सोडियम पंप हमारे पास बंद होंगे या क्लोज होंगे? चलिए बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ बंद होंगे या क्लोज होंगे? अच्छा, ओपन होंगे या क्लोज होंगे? यही डीपोलराइजेशन के दौरान पंप क्लोज होंगे या ओपन होंगे? बंद होगा। क्यों? हाँ पता नहीं, बट पढ़े हो बंद होंगे। ये भी बात तो आंसर सही है भाई। क्लियर? हाँ बंद होंगे। क्लियर? हमारे पास हम जो पंप होते हैं वो ओपन होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने के लिए। क्लियर? डीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम गेटेड चैनल की बात होगी तो वो ओपन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर सोडियम गेटेड चैनल क्या होगा? ओपन होगा। यहाँ तक जाते जाते यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीक पॉइंट। कैसा पॉइंट बोलते हैं? पीक पॉइंट।
पीक पॉइंट पे जाने के बाद हमारे पास जो सोडियम गेटेड चैनल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताइए? क्लोज हो जाते हैं। और पोटेशियम गेटेड चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? ओपन हो जाते हैं। क्लियर? फिर यहाँ से रिपोलराइजेशन होता है। इस पॉइंट पर क्या होता है? यहाँ पर डिपोलराइजेशन के दौरान ये जो पंप होते हैं, पंप क्या होते हैं बताइए? क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्लोज होंगे। क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास रिपोलराइजेशन की बात आ गई। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए था। ये ग्राफ इसी तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर? अब एक पॉइंट आपको और आंसर बताना है। क्लियर? चलिए अभी कॉपी किताब बंद करके देखिए। हम आपको सिंपल तरीके से क्या बता रहे हैं, कुछ चीजें ट्रिक याद दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उसी को जल्दी जल्दी रिवाइज अगर हमें करना हो तो कैसे रिवाइज करेंगे? क्लियर? जैसे पहले इतना बना लीजिए। इतना कर चुके थे? कर चुके हैं? चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं। तभी यहाँ नेक्स्ट पेज से मिटा दे। हो गया? चलिए सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या है कि किसी भी नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए क्या क्या होना जरूरी है और क्या क्या होना नहीं जरूरी है, ठीक है, वो सभी के जिक्र करेंगे। अगर डीपोलराइजेशन हो रहा है या रिपोलराइजेशन हो रहा है या हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो रही है, कौन से पंप ओपन होंगे, कौन सी चैनल ओपन होंगी, कौन सा आयंस रिस्पॉन्सिबल है, इन सब की जिक्र एक साथ कर ले। जैसे हमारे पास 4 स्टेज है। पहला किसका है बताइए? पोलराइजेशन। दूसरा किसका है बताइए? डीपोलराइजेशन। तीसरा क्या है हमारे पास? रिपोलराइजेशन। चौथा क्या है हमारे पास? हाइपर पोलराइजेशन। अब हमारे पास क्या है कि इनके में कौन कौन से चैनल होते हैं? एक पोटेशियम पैसिव चैनल होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पंप होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है? सोडियम गेटेड चैनल होती हैं। बोलिए। फिर उसके बाद पोटेशियम गेटेड चैनल होती है। क्लियर? फिर उसके बाद कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोला? कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ये एक्सोलेमा है, ये एक्सोलेमा है। आउटर सरफेस पे कौन सा आयन होगा और इनर सरफेस पे कौन सा आयन होगा, तो यहाँ पे हम आयन ले रहे हैं। क्लियर? चलिए अब पहला पॉइंट समझते हैं। ये हमारे पास कैसा है बताइए? पोलराइजेशन। इसको पूरा लिख लीजिएगा, पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन के दौरान हम आपको एक रिमार्क बता रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं पंप ओपन या क्लोज होने के लिए, तो मैं ऐसे निशान लगा दूंगा, टिक का, ठीक है। ओपन का मतलब क्या समझेंगे? ऐसे। और अगर क्लोज बोल रहा हूं तो आप क्या समझ जाइएगा? क्रॉस का चिन्ह, ठीक है। चलिए बताइए, पोलराइजेशन के दौरान क्या पैसिव चैनल ओपन होती है? क्या पंप ओपन होते हैं? पंप ओपन होते हैं। सोडियम गेटेड चैनल ये कहाँ? दोनों चैनल बंद होती है। क्लियर? आयंस में क्या होता है? बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहे तो हमें डेल्टा वी की वैल्यू ऐड कर लो। क्या डेल्टा वी की वैल्यू बताइए? क्लियर? चलिए बताइए। डीपोलराइजेशन के दौरान, इनको हम पूरा लिख दे रहे हैं, डीपोलराइजेशन। क्लियर? डीपोलराइजेशन के दौरान पैसिव चैनल, पंप, ये इधर, अच्छा ये तो क्लोज होगा ना। क्लियर? फिर उसके बाद आयंस क्या होंगे? ऐसे। मेम्ब्रेन की पोटेंशियल क्या हो जाएगी बताइए? चेंज हो जाएगी पोलैरिटी, मिलीवोल्ट प्लस में। क्लियर? चलिए रिपोलराइजेशन के दौरान ठीक है, पैसिव चैनल, पंप, सोडियम गेटेड चैनल, ये आयंस, डेल्टा वी की वैल्यू। क्लियर? चलिए हाइपर पोलराइजेशन में क्लियर, हाइपर पोलराइजेशन में ये 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 यहाँ पर
माइन प्लस ये यहाँ पर, इसका मतलब क्या समझे, अंदर की तरफ भावनाओं में बह करके कुछ ज्यादा ही निगेटिव चार्ज आ गए। समझ में आई बात? माइनस माइनस का मतलब यहाँ डैश डैश नहीं समझना है। समझ आ रही बात है? यानी पॉजिटिव एज कंपेयर टू बाहर की सरफेस की तरफ, अंदर की तरफ आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो गया, निगेटिव आयंस की बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए कुछ ज्यादा ही निगेटिव चली गई। समझ बात? हाँ तो हो जाना चाहिए, घर के लिए होमवर्क है आपका। क्लियर? आपको क्या लगा यहाँ पे पढ़ाएंगे? अच्छा यहीं पे करोगे? हाँ, घर जाकर के कौन सा पढ़ना होता है, याद करने की तरफ। सुनिए ध्यान से, ये बताने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप कितने समय में, कम समय में बायो को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? आपसे कभी भी इतना ज्यादा गहराइयों में पूछा ही नहीं जाएगा। तो जितना कम मिनिमम समय हो जाए बायो में, 40 मिनट में, 45 मिनट में अगर बायो हो जा रहा है 100 क्वेश्चन आपका, तब समझिए आपकी बायो में परफेक्शन बहुत अच्छी है। नहीं तो दोनों में गड़बड़ी, या तो पढ़ाने वाले में या तो पढ़ने वाले में। क्लियर? मैं तो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लूंगा। समझ आ रही बात? तो ये बात याद रखना है आपको कि कितना मिनिमम समय में अगर आप बायोलॉजी कर ले रहे हो उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, भले कम क्वेश्चन होते हैं। तो बायो का आप जितना जल्दी से जल्दी अगर कंप्लीट कर ले रहे हैं और उतना समय अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में दे रहे हैं तो वाकई में वो नंबर आपके इंक्रीमेंट ही होंगे। क्लियर? तो बायो पढ़ना, बायो में तेज तर्रार होना अच्छी बात नहीं है। कम समय में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले रहे हैं आप, ये आपकी बहादुरी है। आपके 100 के 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन 1.5 घंटे में आप सही कर ले रहे हैं, तो आप उसी गधे बच्चे के हिसाब से हैं जो आपका 40 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन कर ले रहा है। तो समझ आ रही बात? वो 40 मिनट में भी अगर 80 क्वेश्चन सही कर ले रहा है वो आपके बराबर है, अगर आप सही पूरा का पूरा कर ले रहे हैं 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन पूरे 1.5 घंटे में। बाकी उसने जो 40-50 मिनट लगाए हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाएगा आप अपना दिमाग। तो कंपटीशन के दौरान हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है। हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, अगर बुरा होता वो सिलेबस से हटा दिया गया होता, वो टॉपिक से हटा दिया गया होता। क्लियर? यानी फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी वाला सर भले ही बायोलॉजी पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी महत्व देता है, क्योंकि बिना उसके भी सिलेक्शन तो नहीं होगा ना आपके। भले ही बहुत ज्यादा कट ऑफ अगर बहुत ही नीचे जाएगी, कितना जाएगी, फिर भी अकेला तो बायोलॉजी नहीं दे पाएगा, या अकेला फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं दे पाएगा। इसीलिए बताया जाता है आपसे कि अगर जितना मिनिमम समय में 40-50 मिनट में आपकी बायोलॉजी अगर हो जा रही है, यानी 1 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आपके किसी भी तरीके से। क्लियर? तो ये सब जो चीजें होती हैं वो इसी से याद होंगी आपका। अगर क्विक रिवीजन होगा तो इसी तरीके से आप तुरंत बना करके चार्ट बना लेंगे। हम लोगों को याद कराया जाता, तो ये कैसे याद कराया जाता सुन लेते हैं। पीछे से दो छोड़ा, यानी ये पीछे से कितने छोड़ दिए हमने, 2। नीचे से एक छोड़ करके फिर एक छोड़ा, एक छोड़ करके फिर एक छोड़ा। क्लियर? फिर नीचे से 2 छोड़ा। याद करने का तरीका हमारा था। क्लियर? पहले ये चार्ट ऐसे ही बनाते थे हम लोग, डायरेक्ट पीछे से 2 आगे छोड़ा, फिर नीचे से एक छोड़ करके फिर एक छोड़ा, फिर नीचे से 2 लगातार छोड़ा। क्लियर? यानी ये गैप हमेशा क्लोज की बात की जा रही है। क्लियर? इतने चीजें पंप क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, बाकी सब यहाँ ओपन होती हैं। नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़े। किसी को तो हवा ही नहीं लगा क्या छोड़ा ना, बहुत लोगों को तो यही पता नहीं होगा सर क्या बोले। ये बात फैक्ट है, आप लगातार अपने हिसाब से बनाइएगा। क्लियर? हमें वो याद था इसलिए मैंने बोला। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा पॉइंट था ये? अच्छा पॉइंट ही नहीं, पॉइंट के हिसाब से नहीं लिख रहा है। चलिए हेडिंग डालते हैं फिर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्पीड ऑफ कंडक्शन। नर्व इंपल्स के कंडक्शन में कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास नर्व इंपल्स के कंडक्शन की स्पीड को। क्लियर? चलिए सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, सब एनसीईआरटी ने लिखा है, सुनेंगे ध्यान से।
और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, एम्स में पूछा गया है, उम्मीद करते हैं इसमें भी पूछा जाएगा। क्लियर? देखते हैं ध्यान से, जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, यानी अगर किसी भी जगह पे अगर हमारी बॉडी की टेम्परेचर अगर हीट होती है तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन क्या होता है? अपने आप बढ़ जाता है बहुत तेजी से। इसलिए आपने कभी भी सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा कि गर्मी के दिनों में हमें इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी जरा सा एसी अगर बंद हो जाए, एसी से नाम पे आ जाए ना, एसी चला दे। क्लियर? हाँ, तो हमने ये कहा कि अगर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ने लगती है तो मन एकदम बौछला जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या होगा, एकदम इरिटेशन होती है। तो नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन होता है वो हमारा बहुत तेजी से फास्ट होने लगता है। क्लियर? और सेम यही अगर हम ठंडियों के दिनों में देखेंगे तो हमारे जो नर्व इंपल्स होते हैं एक जगह शांत से बैठ जाते हैं। हमें उनको कंडक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है? सीवरिंग करना पड़ता है, हाथ ऐसे रबिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नर्व इंपल्स के कंडक्शन रुक जाते हैं। क्लियर? यानी कभी कभी काम ही नहीं करता। आपने कई बार देखा होगा कि ठंडियों के दिनों में चोट लगती है तो तुरंत महसूस नहीं होता। क्लियर? कुछ देर के बाद महसूस होता है। नहीं फील किए हो? कर लेना एक बार, साइंस कहती भी तो है, आओ करके देखें। ठीक है, तो यानी क्या है कि कई बार आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में आप अगर जाते हैं तो वहां पर जब बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है हमारा। क्लियर? वो इसी वजह से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, ये स्पीड किसके हिसाब से बता रहे हैं हम, बताइए। ठीक है, टेम्परेचर। दूसरा, स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर ऑफ एक्सोलेमा। एक्सोलेमा की डायमीटर पे भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? एक्सोलेमा की जगह पे एक्सॉन कर दीजिएगा तो ठीक है। कहाँ भटक रहे हैं? एक्सॉन। ठीक है, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगी, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज्यादा चैनल प्रोटीन क्या होगी? आयंस चैनल उतना ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? बोलिए। उतना ही ज्यादा इंक्रीज होंगे, उतना ही ज्यादा स्टिमुलेशन होगा। समझ आई बात? ये दो दो क्वेश्चन आपके में एनसीईआरटी ने लिखे हैं। थर्ड वाला जो दिया गया है वो सिलेबस में नहीं है। जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये आपसे कभी पूछा नहीं गया है, ना पूछा जाएगा, ना दिया है कहीं जिंदगी में। क्लियर? ये हम अपने में क्या कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर आप चाहे हमें इतना जरा सा टच करिए फिर भी मुझे पता चला कि टच किया गया, चाहे ऐसे टच करिए तब भी पता चला कोई टच किया। यानी हमारे पास क्या होता है, नर्व इंपल्स जो होते हैं स्टिमुलस, वो जरूरी नहीं है कि आपको हम किस तरीके से टच करें। अगर टच कर रहे हैं तो पता चलेगा ही चलेगा। क्लियर? तो ये क्या नहीं होता कि थोड़ा और तेज करो तो अभी तक महसूस नहीं हुआ। जब आप कहते हो कि महसूस नहीं हुआ तो आप फील करना चाहते हैं कि दर्द, पेन, एहसास, ये चीजें नर्व इंपल्स का कंडक्शन तो उसी समय हो गया। समझ रहे हैं बात हमारी? तो प्रेशर अगर ज्यादा दे देते हैं कभी कभी तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन जो होता है वो स्पीड उनकी रुक जाती है। क्लियर? चलिए एक और, क्या ख्याल है आपका लेंथ पे? डायमीटर बता दिया। क्लियर? लेंथ पे क्या ख्याल है आपका? लेंथ बढ़ाने से क्या स्टिमुलस का कंडक्शन बढ़ेगा स्पीड कि घटेगा? सेम रहेगा? घट जाएगा पोटेंशियल? सुनते ध्यान से, स्पीड जो नर्व इंपल्स की कंडक्शन होती है वो डिपेंड ही नहीं करती लेंथ कितना बड़ा है। डायरेक्ट पे एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, जो क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नर्व इंपल्स कंडक्शन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नर्व इंपल्स के कंडक्शन में क्या करता है? डिपेंड ही नहीं करता। तो यानी क्या है कि हमारे पास जो लेंथ होती है, यहाँ पे नोट डाल करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लेंथ डज नॉट डिपेंड्स
उल्टा लिख दिए क्या? हाँ, सेंटेंस ही गड़बड़ हो गया ना। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स does not depends on लेंथ ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करता स्पीड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रेशर बढ़ने से फट जाएगा? नहीं, हो गया। समझ में आई बात? ये डिपेंड ही नहीं करता किस पे, लेंथ पर। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं, इधर देखिएगा, हमने दो तरीके के एक्सॉन लिए। हमने कितने तरीके के एक्सॉन लिए? दो तरीके के एक्सॉन लिए। हमने ये कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर? यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। जब यहाँ पे ये क्या होगा, स्टिमुलस हम देते हैं तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाता है, निगेटिव। ये आगे चल करके उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्लो होगा, बना रहेगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे भी बनाएंगे। यानी हमेशा क्या होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन चाहे यहाँ की तरफ बढ़े, चाहे यहाँ की तरफ बढ़े, चाहे यहाँ की तरफ बढ़े, ये सब के सब क्या होते हैं बताइए, डिपेंड ही नहीं करते। क्लियर? यानी अगर यहाँ पे 3 आयंस फ्लो होते होंगे तो तीनों आयंस का कंडक्शन होगा। यहाँ पे 2 आयंस अगर फ्लो हो रहे हैं तो 2 आयंस का कंडक्शन होगा। क्लियर? स्पीड पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है लेंथ की अगर बात करेंगे तो। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ हमें यह बात याद रखना है कि जो डायमीटर होती है, डायमीटर ऑफ एक्सॉन का मतलब क्या है, ये थिकनेस की बात अगर कर रहे हैं। क्लियर? तो जितना ज्यादा थिकनेस होगी, डायमीटर जितना ज्यादा एक्सॉन होगा, वहां पे आयंस जो चैनल प्रोटीन होती है उनकी संख्या उतना ही ज्यादा बढ़ती जाती है, और जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ही ज्यादा स्टिमुलस क्या करता है, वो रिसीव करता है। क्लियर? और उतना ही ज्यादा डिपोलराइज होगा। तो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो स्पीड होती है वो एक्सॉन की डायमीटर पे क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? चलिए, ये जो लिखा गया है आपको पेज नंबर 318 पे लिखा गया होगा। ठीक है? पढ़े तो नहीं हो गए, हमने कहा था एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार। पढ़े थे? चलो खुदा पढ़ेंगे फिर। आगे बढ़े, अब सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या आता है, कुछ नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के बारे में कुछ और बातें हमें पढ़ानी है। क्या पढ़ाना है, ध्यान समझेंगे। हम कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का वो जो आपको डायग्राम दिया गया है वो बनाने के लिए बोला गया था, बनाए थे? हमने ये कहा था हमारा तो गंदा बना हुआ है, तुम लोग एनसीईआरटी से बना लेना। नहीं बनाए ना? चलो, दिक्कत तुम लोगों की नहीं हमारी है, हमें श्राप मिला है। ठीक है? कि जो भी अगर क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ उसका आंसर भी मुझे ही बताना पड़ेगा। क्लियर? अगर जो होमवर्क मैं दूं उसे हमें ही कराना पड़ेगा। ये आप लोगों को गलती नहीं है, एक बाबा ने हमें श्राप दिया था। ठीक है? तो वो मैं तुम लोगों को इसलिए कभी नहीं डांटता। तो सुनते ध्यान से। अब हमारे पास क्या है कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन और किसमें फास्ट होता है। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। कई लोगों की सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होंगी और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। हमने ये कहा कि हमने दो तरीके के, क्या 3 तरीके के हमने न्यूरॉन बनाए, एक्सॉन बना रहे हैं। एक इस तरीके का एक्सॉन, एक हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सॉन। लेंथ लगभग लगभग सबकी बराबर है। हम एक बार और बता रहे हैं, लेंथ सबकी क्या रखना है, आपको बराबर रखना है। क्लियर? लेंथ सबकी लगभग लगभग हम बराबर ही रख लें, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। क्लियर? एक होता है हमारे पास ये जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ये हम एक एबनॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं। मैं कैसा कंडीशन बता रहा हूं, ये एबनॉर्मल केस है। एबनॉर्मल केस में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है, किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा, वो कैसे डिसाइड हम करेंगे। क्लियर? तो हमारे पास दो तरीके की नर्व फाइबर पाई जाती हैं, एक माइलिनेटेड और एक हमारे पास नॉन माइलिनेटेड।
अब नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस में फास्ट होगा, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड में नर्व इम्पल्स, नॉन माइलिनेटेड में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्ट होता है। एक बार फिर से सोच लो, चलिए देखते हैं। एक एबनॉर्मल केस लिया हमने, यहां से लेकर के यहां तक ये सब के सब क्या बनाया, माइलिन शीथ बना दिया। ये हमारे पास माइलिन, हमने नर्व इम्पल्स का कंडक्शन मान चलते स्टिमुलस यहाँ पे दिया, क्लियर, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों, डिपोलराइज्ड हो गया। हम मान चलते यहाँ पर 5 मिली वोल्ट का क्या किया हमने, स्टिमुलस दिया। ये 5 मिली वोल्ट से 4 मिली वोल्ट, 4 मिली वोल्ट से 3, 3 से 2, 2 से 1। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि यहाँ जाने के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्लियर। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन बढ़ ही नहीं पाया, ये तो माइलिनेटेड है। स्लो हुआ या फास्ट, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन ही रुक जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं स्लो या फास्ट, क्लियर। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान कई सारे हमारे पास माइलिन जो नर्व फाइबर होते हैं पूरी तरीके से माइलिनेटेड होते हैं, तो माइलिन जितना फंसा रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, धीरे 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 स्टॉप कर देता है, क्लियर। चलिए एक जगह और, हम यहाँ पे माइलिन शीथ बिछा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बताइए, ये हमारा क्या है बताइए, माइलिन शीथ है, क्लियर। ये माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड, यानी ये भी तो माइलिनेटेड है हमारे लिए, क्लियर। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्टिमुलस दिया 5 मिली वोल्ट का, क्लियर। 5 मिली वोल्ट के बाद यहाँ पर कितना आया, 4 आया, 3 आया, 2, 1 आने से पहले फिर यहाँ पे स्टिमुलस मिल गया, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या मिल गया बताइए, ये वाला जो हमारे पास मिली वोल्ट का झटका है इसके लिए अब क्या काम करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा, समझ आई बात। फिर यहाँ से उठा या आगे की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 आया, फिर यहाँ से 4, यहाँ पे 3, 2 आने से पहले ही पहले इसको क्या दे दिया, फिर से स्टिमुलस दे दिया, फिर यहाँ पे 5, 4, 3, फिर आगे चल करके बढ़ जाएगा। यानी जब तक हमारे पास ये मिली वोल्ट जब तक डिग्रेड होने से पहले ही वो नेक्स्ट एक्सॉन के लिए हमारे पास किसका काम कर गया, स्टिमुलस का। इसीलिए मैंने बोला था एक्सॉन के अंदर जितने भी पोटेंशियल होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और क्या कह सकते हैं डिक्रीमेंटल भी नहीं होते, नॉन वेरिएबल भी नहीं होते, ऐसा बोला था। यानी माइलिन शीथ के ऊपर हमारे पास नर्व फाइबर के अंदर एक जैसा हमारे पास हर जगह इंपल्स का जनरेशन होगा। ऐसा क्यों बोला, यहाँ पर जंपिंग हो रही थी हमारे पास, ठीक है, ये जंपिंग हो रही थी, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, इसको हम जंपिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंपिंग कंडक्शन बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। कैसा कंडक्शन बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। और ऐसे कंडक्शन क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट कंडक्शन होते हैं, ऐसे कंडक्शन क्या होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जंपिंग हो रही है, क्लियर। आप हमें बताइए ये हमारे पास कैसे हैं, ये नॉन माइलिनेटेड है, ये कैसे बताइए, नॉन माइलिनेटेड है। यहाँ पे अगर कोई भी स्टिमुलस मिला तो ये स्टिमुलस जो होगा 5 मिली वोल्ट का, ये सभी में ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना, यानी ये जो एरो दिखा रहे हैं हम, ये जंपिंग नहीं करा रहे हैं, एक सीक्वेंस में हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जंपिंग का मतलब क्या है, एक हाइपोथेटिकल टर्म हो गया उसके लिए, बट जंपिंग कर नहीं रहा है ये, क्लियर। यानी मैं यहाँ पे उड़ा उड़ा करके भले दिखा रहा हूँ बट ये एक सीक्वेंस वाइज में चल रहा है, क्लियर, बहुत स्लो प्रोसेस। यानी नॉन माइलिनेटेड में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसा होता है बताइए, स्लो होता है। और जब कोई भी काम स्लो होता है तो ये स्टोरेज का काम करता है, यानी नॉन माइलिनेटेड फाइबर किसका काम करेगी, किसका, भूसे का, पूरा बोला करो, मेमोरी का, समझ आई बात। अब बताइए हमें,
अगर हम इन्हें देख करके कभी जिंदगी में याद आ गई तो ये किसका दोष है, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? यानी इनको देखने के बाद मेरा कौन सा एरिया डेवलप हुआ होगा, सेंसरी, मोटर या एसोसिएटेड? एसोसिएटेड एरिया में कैसे नर्व फाइबर पाए जाएंगे? एसोसिएटेड एरिया में कैसे नर्व फाइबर पाए जाएंगे? नॉन माइलिनेटेड। समझ में आई बात है? यानी जब भी मैं एसोसिएटेड एरिया लिखवाऊंगा वहां पे जरूर लिखवाऊंगा वहां पे कैसे किस तरीके के नर्व फाइबर पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आप हमें 10 साल बाद 15 साल बाद जब डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बनने के बाद हमें पहचानोगे तो है ही ना। 10-15 साल बाद हो सकता है या 50 साल बाद, ठीक है, हो सकता है कि हमारी दाढ़ी मूछें पक गई हो, बाल झड़ गए हो, लाठी आ गया हो, ऐसे ऐसे चल करके आए तुम्हारी क्लिनिक पे, फेमस हो गए हो, ठीक है। अब क्या है, मान चलते हैं कि आप हमें एक बार देखने पर, हो सकता है 20-25 साल बाद अगर देख रहे हो, देखने पर एक बार अगर आपके चेहरे पे स्माइल आ गई तो हम समझ जाएंगे इसका एसोसिएटेड एरिया क्या हो गया, डेवलप हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चलती राह हमें ऐसे चल रहे होते हैं, बट किसी न किसी इंसान को देख करके ऐसा लगता है इसको कहीं ना कहीं देखे हैं, भले कभी भी फिजिकली ना मिले हो, कभी भी सामने से ना देखे हो, फिर भी ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं देखे हैं। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन होता है? जब हम आपको देखने में या आप हमें देखने में थोड़ा अगर टाइम लगा दिए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हमारी आपकी मुलाकात हो गई है। क्लियर? या फिर अगर देखने के बाद जरा सा आईब्रो आपने ऊपर उठा लिया, ऐसे कर लेते हैं ना, क्या हाल है, करते नहीं हम लोग? तो यानी अगर ऐसे कर लिए तो वहीं पे पहला एक्सप्रेशन हम समझ में आ गया, कहीं ना कहीं इससे हम मिल चुके हैं। क्लियर? यानी हम चलती राह पर हर किसी से थोड़ी ना ऐसे करेंगे, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, बोली बात है। यानी क्या है कि ये हमारे, ये मैं जो बता रहा हूं ये वर्बल चीजें हो रही है, 5 मिनट बाद यही पढ़ाने वाला हूं। क्लियर? आपको लग रहा है ना सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है ये, ठीक है। अभी ब्रेन 5 मिनट में स्टार्ट होगा तो यही चीजें बताएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो होती है एसोसिएटेड एरिया जहां पे भी होती हैं, वो हर जगह जितने भी हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, जितने भी सेंटर होते हैं, हर सेंटर के बगल में एसोसिएटेड एरिया लगी होती है। क्लियर? इसीलिए कभी भी आप देखे होंगे कि किसी भी को देखने के बाद अगर मुझे ऐसा लगे कि देखा देखा लग रहा है तो समझ जाइए एसोसिएटेड एरिया वर्क कर रहा है। अगर हम कोई भी मिठाई देखने के बाद उसके स्वाद का एहसास हो जाए हमें तो समझ जाइएगा कि इसको हम खा चुके हैं। इसमें क्या था? अच्छा ड्राइंग कर रहे हो, एकदम सजा करके लिख लो। अच्छा लिखने का तो अभी असली चीज अभी लिखना ही है, लिखवाएं। सुनते हैं ध्यान से, इसी पॉइंट को अच्छे से इलाबोरेट करते हैं। इधर देखिएगा, जब लिख ही रहे हो तो अच्छे से लिखो ना। सुनिए पेज नंबर 318 पे जो डायग्राम बना है उसका ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये माइलिनेटेड, यहाँ पे ये माइलिनेटेड, यहाँ पे ये माइलिनेटेड, यहाँ पर एक साइट है, इसको हमने साइट ए बोला। क्या बोला? साइट ए बोला। यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव कहाँ की तरफ जाएगा? इस निगेटिव की तरफ जाएगा। और ये इसके लिए किसका काम करेगा? स्टिमुलस का। ये जो साइट बी है आपको, क्लियर? तो साइट ए से बी की तरफ कहाँ पे गया है? एक्सोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? फिर बी टू ए गया कहाँ? बाहर की तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या है? साइट बी है। फिर ये आगे से यहाँ की तरफ स्टिमुलस का काम करेगा। फिर ये आगे से कहाँ जाएगा? ये सी से बी की तरफ। फिर ये आगे से यहाँ की तरफ डी की तरफ जाएगा। फिर डी से सी की तरफ। आप हमें बताइए नर्व इम्पल्स का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, बताइए कहाँ की तरफ? बताइए। आउटर साइड? अरे बोलिए कहाँ है? इनर साइड। ए से बी की तरफ अंदर की तरफ है ना? कम दिखाई देता है क्या तुम लोगों को? ठीक है, ए टू बी कहाँ से कहाँ? इनर सरफेस। क्लियर? अगर मैं बोलूं फ्रॉम बी टू ए तो कहाँ? आउटर सरफेस।
समझ में बात? ये एनसीईआरटी ने लिखा है, जल्दी करिए। चलिए, इसके बाद अगर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो 100 रुपए की डेयरी मिल्क। थोड़ा रेट बढ़ा दिया ना, मैं अपना रेट अब बढ़ा दिया। क्लियर? पता है क्यों दे रहे हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट में कमाया है हमने आज। ठीक है, पैसे लगाए थे, बहुत ज्यादा पैसे बढ़ गए, तो हमने कहा 100 रुपए दे दे तुम लोगों को, लेकिन दे नहीं पाएंगे। आंसर बता पाओगे तब ना, है ना? चलिए, क्वेश्चन का आंसर बताओगे? हम उम्मीद करते हैं नहीं बता पाओगे, हमारी भविष्यवाणी गलती नहीं होती। आगे चलें। थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना, अच्छा वहां तक पहुंच जाना, पहुंच तो जाओगे, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। क्लियर? अब सुनते हैं, इधर देखिएगा, तैयार रहिएगा। चलो ऑफर भी दे दे रहे हैं, गूगल का भी सहारा ले लेना, नहीं बता पाओगे। ठीक है, कई लोग मोबाइल लेकर के खोल करके बैठ गए हैं। क्लियर? वो भी नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारी बनाई हुई क्वेश्चन है ना, पूछी नहीं जाएगी। अगर किसी भी एग्जाम पे, ये एग्जाम हमने बनाया, अगर इसकी पोजीशन बताई जाए, डायरेक्शन तो हमने कोई भी लिख दे, ठीक है, अगर मैंने डायरेक्शन यहाँ से यहाँ लिख दिया भी है, चलिए हमने लिख भी दिया डायरेक्शन कहाँ पे है नॉर्मल इम्पल्स की, यहाँ से इस तरफ एरो बता दिया। आप हमें बता सकते हैं कि एग्जाम में डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन कहाँ पे होगा? पोजीशन ऑफ डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, बताइए। डीपोलराइजेशन कहाँ पे होगा, रीपोलराइजेशन कहाँ पे होगा, पोलराइजेशन कहाँ पे होगा? क्या यही पोजीशन होगी या फिर ये पोजीशन होगी? या फिर ये पोजीशन होगी? या फिर ये पोजीशन होगी? कौन सी पोजीशन होगी? चार मुंह से कोई एक बोलेगा है नहीं, दोस्त बना लिए मुंह, ये चारों लोग मुड़ बना लिए, तुम ए बोलो मैं भी तुम ऐसी, है ना? कि ये पोजीशन होगा। ये हो चुका है क्या? ये वाला यही तो है ना? चलिए इसको हटाइए, ठीक है, इसमें से बताइए। पहले तथ्य लेकर के आइएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आंख बंद करके ये होगा ये, ठीक है। हमें बताइए कि कौन सी पोजीशन होनी चाहिए। हो सकता है ये चारों ऑप्शन हमारे गलत हों, आप अपना भी बता सकते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या होगी? उसको उठा दो, हाँ आराम से उठ जाओ। क्लियर? बताओ क्या होगी, क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? तुम पढ़ी हो ये? तीसरा, ये रिपोलराइजेशन पहले आएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले कौन है भैया? कौन कौन? रिपोलराइजेशन पहले आ रहा है, फिर उसके बाद डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन सबसे लास्ट में। हाँ हाँ, ऑर्डर सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। कितने लोग ए के साथ हैं? कैसे दोस्त बना है, कोई साथ नहीं दे रहा है। कितने लोग बी के साथ हैं, यानी सेकंड के साथ? कितने लोग सी के साथ हैं?
दो ही तीन, बाकी सब डी के साथ है। हाँ अच्छा, नन ऑफ द एबव भी है। ओहो, हाँ नन ऑफ द एबव के साथ कौन कौन है? 100 लोगों के मतलब 60-70 लोग बैठे हो, इसमें 10-15 लोगों ने आंसर बताया, वो भी डिफरेंट डिफरेंट, बाकी सब किसके साथ है? नन ऑफ द एबव। चलिए ए वाले कितने लोग थे बताइए, कैसे? आंसर सी होगा। क्लियर? सुनते ध्यान से क्या, हाँ थोड़ा बहुत सही बताया उसने। क्लियर? होता क्या है कि जब भी किसी भी एग्जॉन पे हम स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? डीपोलराइज। और जब ये डीपोलराइज होता है तो ये आगे वाले को भी क्या बोल करेगा? डीपोलराइज। समझ आई बात? फिर ये आगे वाले को क्या करेगा? डीपोलराइज। यानी हर एक स्टिमुलस से आने वाले न्यूरॉन के लिए, एक्सॉन के लिए किसका काम करेंगे? डीपोलराइजेशन का काम करेंगे। और ये जो पहले से न्यूरॉन था वो क्या था? पोलराइज्ड था। और जब ये डीपोलराइज इसको किया, ये अब किस अवस्था में आने की कोशिश करेगा? रिपोलराइजेशन की अवस्था में आने की कोशिश करेगा, रिपोलराइजेशन आने की अवस्था में कोशिश करेगा। क्लियर? तो इसीलिए पोलराइज्ड हमेशा आगे आगे भागता है और डीपोलराइज उसको दौड़ाता है, ठीक है, और रिपोलराइज उसको फिर से क्या कर रहा है? नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये एकदम शांत बैठी हैं, मैं इनको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, यानी मैं इनको क्या करना चाह रहा हूँ? डिपोलराइज्ड करना चाह रहा हूँ। मैं पहले से डिपोलराइज्ड हूँ, इसलिए इनको दौड़ा रहा हूँ। यानी पोलराइज्ड आगे आगे, ये अपनी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। यानी पोलराइज्ड आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ा कौन रहा है बताइए? रिपोलराइज्ड, सॉरी डीपोलराइज्ड, ठीक है। फिर जब इनको हम पकड़ेंगे फिर हम नॉर्मल अवस्था में आएंगे, यानी रिपोलराइज्ड। तो जब भी न्यूरॉन की अवस्था आएगी तो सबसे पहले रिपोलराइज्ड आएगा, फिर कौन आएगा? डीपोलराइज्ड, और सबसे आगे क्या भागेगा? पोलराइज्ड। क्लियर? समझ रहे बात? तो ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आंसर हमारा थर्ड होगा। बट डायरेक्शन क्या होगी इंपल्स की? ऐसे तो नहीं देंगे ना चॉकलेट। ये साइटॉन है, चलिए इतना भी हिंट दे दिया। नर्व इंपल्स की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी? क्लियर? हाँ, साइटॉन से एक्सॉन टर्मिनल डेंड्रो, ये वाला कैसे? जब तक मुझे ये ना बताया जाए एक्सॉन मेरा अफरेंट नेचर का है या इफरेंट नेचर का। समझ रहे हैं बात हमारी? यानी तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एक्सॉन कहाँ की तरफ जा रहा है। क्लियर? अगर मैं ये बोलूं ये एक्सॉन अफरेंट नेचर का है, डायरेक्शन बताइए किधर? बेटा ऐसे ऐसे में दोनों डायरेक्शन हो रहा है यार, ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं ना। ऐसे हो रहा है, अब मैं इधर से काउंट करूं या इधर से? इधर, इधर, हाँ ठीक है। अफरेंट नेचर का होगा तो इधर, और इफरेंट होगा तो इधर। आपके एनसीईआरटी ने कौन सा नेचर लिया है? पता नहीं क्या, इफरेंट, तभी तो इस डायरेक्शन में बताया है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी ने क्या लिया है? एक्सॉन हमेशा इफरेंट नेचर का। क्लियर? इतना गहराई में नहीं पूछेंगे, ठीक है, इतना दिमाग होना भी चाहिए ना। क्लियर? हेडिंग डालते हैं साइनेप्स। क्लियर? हेडिंग क्या है हमारे लिए? साइनेप्स। क्लियर? अब सुनते ध्यान से।
ये हमारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक क्वेश्चन हमारे नर्व इम्पल्स के कंडक्शन से आएंगे, एक क्वेश्चन हमारे साइनेप्स से आएंगे, और एक क्वेश्चन हमारे सीएनएस से आएंगे पार्ट से, ठीक है, ब्रेन वाले पार्ट से। यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3, ठीक है। साइनेप्स से हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, क्लियर, बट नर्व इम्पल्स के कंडक्शन से और हमारे ब्रेन पार्ट से एक एक क्वेश्चन का आना तय है, क्लियर। अब साइनेप्स के बारे में समझते हैं। साइनेप्स किसे कहते हैं? जो दो हमारे पास क्या होता है कि नोब, यानी साइनेप्टिकल नोब के बीच की जो गैप जंक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक क्या है? साइनेप्टिकल नोब है, क्लियर। ये हमारे पास क्या है? एक्सॉन टर्मिनल हमने बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सॉन टर्मिनल हमने बोल दिया, या इसी को हम नोब बोलते हैं, ठीक है। नोब मतलब बटन, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक बटन बोलते हैं, क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी कोई भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ध्यान सुनिएगा, मैं इसी वक्त सारा अहम चीजें जो 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 आएगा वो मैं बताता जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मुझे याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सोलेमा पर इलेक्ट्रिकल यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आई, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आई, यानी एक्शन पोटेंशियल अब कहाँ पे पहुंच गई? धीरे धीरे हमारे एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंच गई है, क्लियर। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंचती है तो यहाँ पर एक कैल्शियम गेटेड चैनल होती है। क्या होती है बताइए? कैल्शियम गेटेड चैनल होती है। लास्ट वाला बात याद रखना चाहिए, ठीक है। ये कैल्शियम गेटेड चैनल क्या होती है? ओपन होती है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन जो होती है वो एंट्री कर जाती है हमारे कहाँ पर? एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन बटन के अंदर। यानी हमने ये कहा कि ये जो कैल्शियम गेटेड चैनल आपको बताई जा रही है ये एक तरीके का वीजीसी है, क्लियर। कैल्शियम गेटेड चैनल क्या हो जाती है? ओपन। सबसे पहले क्या हुआ बताइए? एक्शन पोटेंशियल अराइव हुआ, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि सोडियम गेटेड चैनल, सॉरी, कैल्शियम गेटेड चैनल का ओपनिंग। अब जैसे साइड कैल्शियम गेटेड जो चैनल होती है वो ओपन होती है, तीसरा पॉइंट क्या याद आएगा बताइए? इन्फ्लक्स ऑफ अंधी कैल्शियम, ठीक है। यानी कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम अंदर आएगा ना कि सोडियम, क्लियर। यानी कैल्शियम गेटेड चैनल अगर ओपन हो गया तो यहाँ पे कैल्शियम गेटेड क्या होगा? हमारे पास कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स कर जाएगा। जैसे ही इन्फ्लक्स किया, ये कहाँ पे इन्फ्लक्स कर रहा है? एक्सॉन के अंदर। एक्सॉन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि साइनेप्टिक बटन के अंदर ये इंटर किया, और यहाँ पे कई सारे क्या होते हैं? वेसिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कई सारे वेसिकल्स पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं। और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ही क्या भरा रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये कैल्शियम गेटेड चैनल इनसे बाइंड करती हैं। क्या करती हैं? इनसे बाइंड करती हैं और इनके अंदर ये चली जाती हैं कैल्शियम आयन, क्लियर। और ये जब आएंगी अंदर तो इनके पास को ढकेलेंगी और ये ओपन कराती हैं, किसको बताइए? इसी चैनल को, इसी वेसिकल्स को क्या करती हैं? ये ओपन करती हैं। यानी अब ये साइनेप्टिकल वेसिकल्स क्या हो गया बताइए? ओपन। जब ये ओपन हो जाएगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आपको बताया जा रहा है ये क्या हो जाएगा? रिलीज ऑफ क्या? न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा बताइए? दूसरे टाइप का हमारे पास क्या होगा? साइनेप्स होगा, क्लियर। यानी ये जो पहला वाला था इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नोब, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? पोस्ट साइनेप्टिक नोब, क्लियर। प्री और पोस्ट समझ में आई बात? अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होगी इनके पास क्या लगे होते हैं? बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर से अब ये क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद ये फिर से आएंगे कहाँ पर? न्यूरोट्रांसमीटर इनके पास,
और इनके वेसिकल्स के पास अंदर फिल हो जाएंगे, फिर ये एक्शन पोटेंशियल लेकर के किसी दूसरे को पहुंचाएंगे। इस तरीके से होता है हमारे पास साइनेप्स में। क्लियर? और ये किस तरीके का साइनेप्स था? हर जगह केमिकल का यूज हुआ ना, यानी साइनेप्स हमारे पास दो तरीके के। कितने तरीके के? ये अभी आउटलाइन ऐसे ही बनाया है, डायग्राम ऐसा रियल नहीं होगा, हम बनाएंगे अभी। क्लियर? यानी हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साइनेप्स क्या होता है कि दो न्यूरल के बीच की जो जंक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स, जिसमें से एक का एक्सॉन वाला पार्ट और दूसरे का डेंड्रॉन वाला पार्ट। ठीक है, यानी ये डेंड्रॉन है हमारे पास। क्या है बताइए? डेंड्रॉन है। अब ये जो डेंड्रॉन है ये आगे चल करके केमिकल है ना, ये चलिए याद दिलाते हैं। डेंड्रॉन के पास, केमिकल के पास रिसेप्टर पाए जाते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल। फिर वो यहाँ पे केमिकल रिसेप्टर से बाइंड करता था, फिर ये मैसेज किसको लेकर के जाता था बताइए? एक्सॉन हाइलॉक में। ठीक है, यानी ये डेंड्रॉन और ये एक्सॉन के बीच का जो पार्ट है उसी को हमने क्या बोला? साइनेप्स। साइनेप्स की डिफिनेशन लिखते हैं पहले, हेडिंग डालते हैं साइनेप्स बिटवीन द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है, द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन दैट इज एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। न्यूरॉन का पार्ट कौन सा? एक्सॉन का। ठीक है, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। साइनेप्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। ध्यान सुनते रहिएगा अभी। साइनेप्स हमारे पास कितने तरीके के? दो तरीके के साइनेप्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होता है हमारे पास केमिकल साइनेप्स। एक हमारे पास कैसा साइनेप्स? केमिकल साइनेप्स। और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। एक हमारे पास कैसे? केमिकल साइनेप्स और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन वाला पार्ट, एक्सॉन वाला पार्ट, दूसरे का एक्सॉन वाला पार्ट। क्लियर? क्लियर? इनके बीच में जो यहाँ पे पाई जा रही है इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट की जो हमारे पास डिस्टेंस होती है 20 से लेकर के 25 नैनोमीटर की होती है। कितने नैनोमीटर की? मैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे पास कुछ इस तरीके के होते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास कैसा हुआ? ये भी तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। क्लियर? ये भी हमारे पास क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसका जो डिस्टेंस होता है 0.2 नैनोमीटर। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा कि गैप जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन केमिकल साइनेप्स में ज्यादा होता है या इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में? बोलिए। इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? गैप जंक्शन भी बोलते हैं कई बार। इस गैप जंक्शन में क्या होता है, कोई भी जो आयंस होगी वो डायरेक्टली इनके अंदर फ्लो हो जाएगी। क्लियर? जबकि केमिकल क्या होगा, पहले ये जो केमिकल है पहले इधर से बाहर आएगा इनके अंदर और इनके अंदर से फिर इनके अंदर जाएगा। समझ आई बात? इसलिए इनका जो कंडक्शन होता है बहुत ही स्लो होता है और ये इनका जो कंडक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। और हमारी बॉडी में सबसे रेयर केस में अगर कोई पाया जाता है तो ये हमारे बॉडी में यही पाई जाती है, रेयर इन आवर बॉडी। बॉडी में सबसे कम क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। वो भी मैं बता दे रहा हूँ 2-3 जगह। क्लियर? हमारे पास जितने भी इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत प्रेजेंट होती है, जैसे हार्ट वगैरह में, जैसे ब्रेन वगैरह में। क्लियर? इन सब जगह पे क्या होता है, हमारे पास इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। क्लियर? यही 2-3 जगह पाई जाती है, जबकि हर जगह हमारे पास क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट साइनेप्स कौन से बताइए? केमिकल साइनेप्स।
मोस्टली प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। मैक्सिमम अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे ज्यादा केमिकल साइनेप्स प्रेजेंट होती है या इलेक्ट्रिकल, तो आप क्या बताएंगे? केमिकल। मैक्सिमम जगह हमारे पास केमिकल ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो होते हैं और स्लो होने के साथ साथ इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। क्लियर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी होती है, किसकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो हम ये देखते हैं कि केमिकल साइनेप्स की जो एक्यूरेसी होती है बहुत ही अच्छी होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है ये, ठीक है। स्लो तो भले होती है बट ये क्या होती है बताइए? लॉन्ग लास्टिंग होती है। कुछ बातें इसके बारे में पहले भी लिखा दिया हूं ना। ये फास्ट होती है बट कैसी होती है बताइए? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। समझ आई बात? ये इलेक्ट्रिकल और हमारे पास ये स्लो कंडक्शन की बात हो रही है। क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको याद होना चाहिए केमिकल और इलेक्ट्रिकल में। क्लियर? जल्दी करिएगा। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में होती हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को ही पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की डिले नहीं होती, जबकि इनके अंदर क्या होता है कि केमिकल साइनेप्स में डिले हो जाता है, ठीक है। डिले का मतलब कुछ डिले यहाँ पे 0.5 मिली सेकेंड का लगभग यहाँ पे डिले हो जाता है। अब आपके लिए तो 0.5 मिली सेकेंड मतलब कुछ भी नहीं, ये भी है ना, बट इसके मामले में बहुत है। ऐसे लिख लेते हैं कि एक तरफ हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक तरफ लिखेंगे केमिकल साइनेप्स। ये अभी नहीं बनाना है ना, ये वाला तो नहीं बनाना। बना चुके हो क्या? थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया ना तुम लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। पहले इसके बारे में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स में डिफरेंस लिख लेते हैं। केमिकल साइनेप्स में लिखेंगे पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल। नर्व इंपल्स का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। केमिकल में क्या लिखेंगे? यूनिडायरेक्शनल होती है नर्व इंपल्स का कंडक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल। इलेक्ट्रिकल में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज बाई डायरेक्शनल। इंपल्स का डायरेक्शन कैसा होगा बताइए? इलेक्ट्रिकल केमिकल में लिखेंगे पहला पॉइंट न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट। इनमें क्या लिखेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर अब्सेंट। इलेक्ट्रिकल में न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्लियर? केमिकल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंडक्शन स्पीड किसकी फास्ट होती है? इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। और केमिकल की कैसी होती है? स्लो होती है। तो लिखेंगे कंडक्शन स्पीड स्लो, और जबकि इनके अंदर की कंडक्शन स्पीड क्या होती है? फास्ट। कंडक्शन स्पीड इनकी कैसी होती है? केमिकल की स्लो होती है और इनकी क्या होती है? फास्ट होती है। दूसरा पॉइंट केमिकल में लिखेंगे साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट। साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। कितने सेकंड का? 0.5 मिली सेकंड का। क्लियर? इसीलिए क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत थक जाती हैं कभी कभी। क्लियर? तो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब रिलैक्स करना चाहिए। क्लियर? जबकि इनमें जो होती है साइनेप्टिक डिले एब्सेंट होती है। इलेक्ट्रिकल में लिखेंगे साइनेप्टिक डिले एब्सेंट, केमिकल में लिखेंगे साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट, ठीक है। डिले का मतलब फटीग समझ सकते हैं आप, ठीक है। डिले का मतलब क्या समझ सकते हैं? फटीगनेस जो होती है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक डिले क्या होती है? एब्सेंट होती है, जबकि इनके अंदर साइनेप्टिक डिले क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर? एक पॉइंट और, ये पॉइंट तो लिख ही लिया है ना, मोस्टली प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होती है और रेयर इन आवर बॉडी। क्लियर? केमिकल में क्या लिखेंगे? मोस्टली प्रेजेंट। रेयर इन आवर बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में बहुत ही कम होते हैं। क्लियर? समझ आई बात? दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ पे जो साइनेप्टिक डिले की बात हो रही है, क्लियर,
ये हमारे पास बहुत ही कम पाई जा रही है इलेक्ट्रिकल। कहाँ कहाँ बताइए? कुछ कार्डियक मसल्स में हमारे, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में शायद सम कार्डियक मसल्स लिखा है, क्लियर। तो एग्जाम्पल में आप कार्डियक मसल से आप लिख सकते हैं, क्लियर। और जबकि हमारे पास क्या है कि केमिकल में हर जगह पाई जाती है हमारी बॉडी के, समझ रहे बात? यानी हमारे पास हर जगह कौन सी पाई जाती है? मैक्सिमम कैसी साइनस पाई जाती है बताइए? केमिकल ही पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल तो बहुत ही रेयर होता है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? बहुत ही रेयर केस में होता है। समझे बातों को? तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारे लिए? केमिकल साइनस, ठीक है। हेडिंग हो गया हमारे पास केमिकल साइनस। इसको मिटा दें, आगे बढ़े। चलिए सुनते हैं। हमारे पास क्या याद रखना है कि केमिकल साइनेप्स हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर पे बेस होती हैं। किस पे बेस्ड होती हैं? न्यूरोट्रांसमीटर पे बेस्ड होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके की। एक एक्साइटेटरी नेचर की होती है और एक हमारे पास इनहिबिटरी नेचर की होती है। क्या बोला? एक एक्साइटेटरी नेचर की होती है और एक हमारे पास इनहिबिटरी नेचर की होती है। एक्साइटेटरी नेचर में हमारे पास जैसे एसिटाइल कोलिन हो गई, ठीक है, एड्रेनलिन हो गई, नॉर एड्रेनलिन हो गई, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, ठीक है। एक होता है सिंपैथेटिन। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर भी एक तरीके की एक्साइटेटरी नर्व फाइबर होती है जो कि हमारे पास सिंपैथेटिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? सिंपैथेटिन, क्लियर। तो यानी ये हमारे पास क्या हो गए? केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, वो भी किस टाइप के? एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी में हमारे पास दो तीन एग्जांपल याद रखने हैं। पहला एग्जांपल याद रखना है गाबा का। दूसरा एग्जांपल याद रखना है आपका किसको? सेरोटोनिन, ठीक है, ग्लाइसिन, क्लियर। कौन कौन से? सेरोटोनिन, ग्लाइसिन और गाबा। एक और है डोपामिन। बहुत बढ़िया। डोपामिन का कहानी ही अलग है, क्लियर। एक बार लोगे डायरेक्ट सूत जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। कैसे? उसका एक्शन हम बताएंगे अभी, इनहिबिटरी वाला, क्लियर। तो यानी क्या है कि ये कुछ हमें एग्जांपल याद रखने हैं। पहला गाबा का, दूसरा डोपामिन का, तीसरा सेरोटोनिन, एक ग्लाइसिन, क्लियर। यानी ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हैं? इनहिबिटरी नेचर के। और हमारे पास एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, सिंपैथेटिन, ये सब के सब किसके हैं? एक्साइटेटरी। ऐसे में तब तो हमारे पास सिनेप्स भी जो बनेंगे दो तरीके के बनेंगे, ठीक है। एक ईपीएसपी, एक आईपीएसपी, ठीक है। ईपीएसपी का मतलब हम क्या समझेंगे? एक्साइटेटरी प्री या पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, क्लियर। और एक आईपीएसपी भी बनेंगे, क्लियर। तो हमारे पास क्या है? पहले हम ईपीएसपी के ही बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। केमिकल साइनेप्स के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ईपीएसपी। सबसे पहले हम इस साइनेप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। ईपीएसपी का मतलब हम क्या समझेंगे? एक्साइटेटरी प्री एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल, क्लियर। एक्साइटेटरी प्री साइनेप्टिक पोटेंशियल, क्लियर। इसका सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। अब यहां पे क्या आएगा एक्साइटेटरी में? एक्साइटेटरी साइनेप्स भी हमें मिलेंगे। और सबसे पहला एग्जांपल
एसिटाइल कोलिन के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? एसिटाइल कोलिन, ACH। ACH के बारे में एनसीईआरटी ये लिखती है मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी है? ACH है। क्लियर? CNS और PNS दोनों में। क्लियर? तो लिखेंगे ACH के बारे में मोस्ट कॉमन इन CNS एंड PNS। क्लियर? सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सी बताइए? इन कहां पे बताइए? CNS एंड PNS दोनों के अंदर। क्लियर? CNS एंड PNS के अंदर दोनों में क्या सी पाई जाती है बताइए? इसी तरीके की पाई जाएंगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? एक होता है हमारे पास एड्रेनलिन और एक होता है हमारे पास क्या? नॉर एड्रेनलिन। क्लियर? एंड अगर बात की जाएगी तो इपिनेफ्रिन भी। क्लियर? और बात की जाएगी तो हमने क्या बताया था? सिंपैथेटिन। क्लियर? ये सब के सब क्या है बताइए? एक्साइटेटरी वाले ही है। ठीक है? ये सब के सब क्या करते हैं? ये डेवलप्ड करते हैं। क्या डेवलप करते हैं? डेवलप EPSP। बोलिए बात सही है? ये किस तरीके से साइनस डेवलप पोटेंशियल डेवलप करते हैं? हमेशा एक्साइटेड वाली। कैसी? एक्साइटेड वाली। जल्दी करिए। क्लियर? बाय डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से बताइए? डीपोलराइजेशन की वजह से। हटाना है क्या इसको? चलिए इसके इतना ही पे रखते हैं सर ना, बंद करते हैं। तुम लोगों का कल क्या होगा टॉपिक है? साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स खत्म होकर के ब्रेन में आ जाएंगे। ठीक है? ब्रेन में 2 दिन लगेगा बस, उसके